MPSC 008 भारत में राज्य राजनीति, इसके संदर्भ में इकाई 1 भारत में राज्य राजनीति का विकास को देखते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम 1.1 प्रस्तावना को देखते हैं और इसमें जो बातें कही गई उसमें यह प्रमुख रूप से कहा गया है कि भारत में राजनीति का जो विशेषीकृत कार्य क्षेत्र राजनीति के संदर्भ में दिखता है, यह स्वतंत्रता के बाद दिखता है। इसका विकास स्वतंत्रता के बाद दिखता है। और आप जानते हैं कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, उसका अनुकरण किया गया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग आप जानते हैं 1953 में बना था और 1956 में इसे लागू कर दिया गया था। इसके बाद 14 राज्य बने थे और राज्यों को एक नई पहचान मिली थी। और इसके पहले पुनर्गठन से पूर्व अगर देखें तो उन्हें 4 कैटेगरी में बांट कर रखा गया था, ABCD राज्य। और 1960 के बाद की दशक के बाद देखते हैं तो वहाँ पर ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि राज्य राजनीति पर भी देखा जाए। राज्य राजनीति के वैज्ञानिकों ने उस ओर भी ध्यान देना उचित समझा कि उनकी क्या महत्वाकांक्षा है, उनकी भी कुछ आवश्यकताएं दिखती है। तो इसी सब संदर्भ में 50 और 60 का दशक देखें तो ऐसी ऐसी घटनाक्रम हुए जिसके कारण कि लोग इस ओर अध्ययन करने को प्रेरित हुए। और हम देखते हैं कि अमेरिका में 2 बार सेमिनार भी कराए गए इस संदर्भ में। अमेरिका के थे मायरन वीनर और उन्होंने एक 1961 में शिकागो विश्वविद्यालय में और दूसरा 1964 में मैसाचुसेट्स तकनीकी संस्थान है वहाँ सेमिनार करवाए। और कहा जाता है कि जो है 17 में से 9 राज्यों पर विद्वानों ने अपने अनुभव प्रस्तुत किए और 1961 में एशियन सर्वे में उसे प्रकाशित भी किया गया। और 1964 में जो सेमिनार हुए उसके आधार पर मायरन वीनर ने एक पुस्तक भी संपादित की, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया 1968 ईस्वी में। और हम देखते हैं कि उसी तर्ज पर इकबाल नारायण ने भी 1976 में एक पुस्तक प्रकाशित की, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। उन्होंने भी एक पुस्तक संपादित की थी और इन्होंने अपने पुस्तक में सिर्फ 9 राज्य को ही नहीं देखा था बल्कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ सभी राज्यों की राजनीति को ध्यान में रखा था। और इसके पूर्व इस तरह की पुस्तकें आपको देखने को नहीं मिलती है, इस पर राजनीतिक वैज्ञानिकों का ध्यान नहीं गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में आप जानते होंगे कि यह 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी और 1956 में इन्होंने रिपोर्ट दिया था। और इसके आधार पर 14 नए राज्य बनाए गए थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए थे। और आप जानते हैं कि यह भाषा के आधार पर यह मांग उठाई गई थी। और भाषा के आधार पर मांग उठाने का कारण यह था कि कांग्रेस का जब आज़ादी के पहले की भी हम बात करें 1920 के में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, वहाँ प्रांतीय स्तर पर एक इकाई थी, प्रशासनिक इकाई हर जगह थी। तो वहाँ पर बात यह हुई थी कांग्रेस के अधिवेशन में कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे, अपना देश हो जाएगा, तो भाषा के आधार पर अपनी संस्कृति को मान्यता देते हुए हम लोग नया राज्य का गठन करेंगे, नई प्रशासनिक इकाई गठन करेंगे। और वही जब आज़ादी के बाद की स्थिति हुई तो फिर वही भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी। आप जानते हैं कि वहाँ पर एक कांग्रेस के नेता हुए थे श्री राम पुट्टू, वो 1953 में ही आज़ाद भाषा के आधार पर राज्य की मांग करने लगे थे और अंत में स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी। और उसके बाद आप देखते हैं कि पंजाब को ही काटकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश बना दिया गया था। बम्बई, गुजरात जैसे राज्य बने। और इस तरह अगर हम देखें उसके बाद
स्वतंत्रता के बाद जब देखते हैं तो भारत की राष्ट्रीय राजनीति में धीरे धीरे उनका हस्तक्षेप बढ़ने लगा। लोगों की क्षेत्रीय स्वामित्व या संप्रभुता कहें, स्वायत्तता कहें, तो इस ओर लोग प्रेरित हुए, लोग इसकी मांग करने लगे। और भारत की राजनीति में इसके बल्कि कहें कि राष्ट्रीय राजनीति की परिधि से निकल कर यह केंद्र की ओर उभरा। और आप जानते हैं कि 90 के दशक के बाद, इसके पहले अगर आप बात करें कि 1967 तक अगर देखें तो वहाँ तक आपको एक क्षेत्र कांग्रेस की स्थिति दिखेगी, केंद्र में भी और विभिन्न राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की सरकारें। लेकिन नेहरू की मृत्यु के बाद ऐसा लगा कि कांग्रेस की फुलवारी भी उजड़ गई। विभिन्न राज्यों में धीरे धीरे कांग्रेस का कम होने लगा सीट और क्षेत्रीय दल उभरने लगे। और यह क्षेत्रीय दल उभरते उभरते 90 के दशक में आप देखते हैं कि संयुक्त मोर्चा तक की सरकार आ गई, और जो कि पहले कहीं नहीं थे वे केंद्र के मुकाबले दूसरे दर्जे पर आ गए और राज्य राजनीति में स्पष्ट भागीदार बनने लगे। और राज्य के साथ साथ केंद्रीय स्तर पर आप देखते हैं, राष्ट्रीय राजनीति में भी देखते हैं, विभिन्न क्षेत्रीय दल का प्रतिनिधित्व निरंतर बढ़ता चला गया। मुख्य जो राष्ट्रीय पार्टी थे उन्होंने भी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से गठबंधन कर अपना वर्चस्व बनाए रखने में कामयाबी हासिल की। गठबंधन की राजनीति का दौर चल पड़ा, आप देखते हैं। राज्य राजनीति 50 से 60 का दशक, अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि केंद्र के प्रभाव की जो राजनीति थी वही अधिकांशतः राष्ट्र के राज्यों में दिखती है और उन्हीं को एक तरह से फॉलो किया गया राज्यों में। और विशेष करके आप जानते हैं कि उस समय नेहरूवादी वर्चस्व था, नेहरू की स्थिति मजबूत थी और नेहरू के आदर्श की भी स्थिति अच्छी थी, उसे लोग मानते थे। और कांग्रेस में एक दलीय प्रभुत्व, कांग्रेस की एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था भारतीय राजनीति में उस समय हावी थी। वही एक तरह से भारतीय राजनीति की अभिव्यक्ति बन गई थी नेहरू की कांग्रेस की नीति। और यह अलग बात है, इसका कारण स्वतंत्रता आंदोलन में उनका नेतृत्व रहा। कांग्रेस का नेतृत्व आज़ादी की विरासत बन गई और अगले 2 दशक तक तो उनका छाप स्पष्ट रूप से दिखता है। 50 का दशक और 60 के दशक में। उसके बाद हम देखते हैं कि केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार थे, एक तरह से केंद्र सरकार का फॉलो राज्य सरकार के द्वारा होता था। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में केंद्र सरकार हावी थी, पर ऊपर थी, और वहीं राज्य सरकार की स्थिति देखें किसी एक राज्य की नहीं बल्कि सभी राज्यों के राज्य की स्थिति देखें तो द्वितीय दर्जे की थी। केंद्र के बनिस्बत वे नीचे थी, उसका स्थान दूसरा था। वहीं केंद्र सरकार के निर्देश पर ही राज्य सरकारों ने कई तरह के निर्णय लिए। और जैसे कि हम भूमि सुधार की बात देखते हैं या सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात देखते हैं, तो केंद्र सरकार की बात मानते हुए सत्ता का विकेंद्रित करते हुए राज्य सरकार ने इस पर अमल किया। और हम यह भी देखते हैं कि केंद्र में और केंद्र के साथ साथ कई एक राज्यों में, बल्कि ज़्यादातर राज्यों में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार थी। कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी की सरकारें नहीं थी। हालांकि धीरे धीरे सरकारें विभिन्न अलग अलग पार्टी की भी आने लगी और राज्यों में जब सांप्रदायिक हितों का प्रतिनिधित्व होने जैसी स्थिति होने लगी तो कई तरह के स्वार्थी गुट पनपे और वह स्वार्थी गुट राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंचे। और यह भी कह सकते हैं कि इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का ही बोलबाला रहा, बल्कि एक तरह से लोगों के दिलो दिमाग में बैठा दिया गया था कि केंद्र की राजनीति ही एक सर्वमान्य प्रतिमान है, उसे ही लोग मानते हैं।
राज्य भी उसी को मानती है। और हम यह भी देखते हैं कि केंद्र के अनुकूल ही राज्यपाल की नियुक्ति की जाती रही अभी तक भी, हालांकि देखें तो। और कुछ एक बातें इसमें विवाद भी कभी बनी कि केंद्र अपने मनोनुकूल राज्यपाल का उसका गलत इस्तेमाल भी किए। और धीरे धीरे राज्य राजनीति में जब क्षेत्रीय आकांक्षा बढ़ी तो यह राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर तक जो प्रमुख प्रतिमान बन गए थे कि कांग्रेस पार्टी ही राष्ट्रीय राजनीति, राज्य की राजनीति, देश की राजनीति को चलाएगी, उस प्रतिमान को कहीं न कहीं चुनौती मिलने लगी। और कांग्रेस की प्रमुख स्थिति धीरे धीरे राज्य में गौण होने लगी, कम होने लगी, जिसका कि प्रभाव राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि कांग्रेस की प्रमुख स्थिति न केवल राज्य स्तर पर कमी, बाद में राष्ट्रीय स्तर पर भी कमी दिखती है। और आज आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति कितनी बुरी स्थिति है। कई एक राज्यों में उनकी सरकार चली गई, आने के भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं तत्काल। बाद में क्या होगा कहना मुश्किल है। और जो 50 और 60 का दशक था वहां सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आती थी। हालांकि हम यह भी देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जितनी स्वतंत्रता, जितनी संघर्ष से मिली, जितनी विप्लव से मिली, उसके बाद भी समस्याएं कम नहीं दिख रही थी। कई राज्यों ने राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठाई कि हमें अलग करो। इस संदर्भ में आप देखते हैं कि दक्षिण भारत में यह शुरू हुआ कि राज्यों के पुनर्गठन, अलग राज्य बनाओ, भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाओ। जम्मू कश्मीर में अलग जनमत मोर्चा के आंदोलन की स्थिति थी। और वहीं नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं तो नागा आंदोलन, मिजो आंदोलन, वो सब अलग विप्लव जैसी स्थिति थी। और इसके साथ साथ कांग्रेस से जो भिन्न विचारधारा के स्तर पर बातें थी, उन्हें भी पनपने का मौका मिला। और वे इतने आंदोलन के साथ साथ कांग्रेस के विरोध में जो थे, जो उनके विरोधी विचारधारा थे, उनको पनपने का समुचित अवसर मिला। और कई स्तर पर वे भी सक्रिय उठे। बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, केरल देखें, पश्चिम बंगाल देखें, हर जगह कांग्रेस के विरोध में लहरें चलने लगी। समाजवादी और वामपंथियों ने मिलकर एक नई समीकरण को जन्म दिया। उत्तर भारतीय राज्यों में आप देखते हैं कि जनसंघ उबलने लगा था, पंजाब में अकाली दल आने लगा था। और इन सबों ने मिलकर विभिन्न स्तरों पर कांग्रेस पार्टी को कहीं न कहीं चुनौती दी। कई एक मुद्दों पर उसे ललकारा एक तरह से। और इन सब घटनाक्रम के बाद जो प्रतिमान था एक ही दल की पार्टी रहेगी, कांग्रेस मतलब भारत, भारत मतलब कांग्रेस, वो चीज अब नहीं रहने को थी। और हम देखते हैं कि महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहां दलित आंदोलन चला आरपीआई के नेतृत्व में। महाराष्ट्र में दलित पंथेर की आंदोलन सुने होंगे आप। उत्तर भारत में जनसंघ सक्रिय हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सक्रिय हुआ। और उनसे मिले जुले दलों ने गौरक्षा आंदोलन चलाया। हिंदी भाषा के प्रसार के लिए समाजवादी आंदोलन चलाया गया। तो हिंदी थोपे जाने के खिलाफ दक्षिण भारत में आंदोलन हुआ, तमिलनाडु में इसके आंदोलन हुआ। इसके लिए तो वे लोग अलग प्रांत बनाने की बात करने लगे कि निर्जातीयता के स्तर पर हमें अलग किया जाए। यही सब कारण रहा कि एक विद्वान हुए सेलिंग हैरिसन। उन्होंने 1950 की इस क्रांतिकारी उथल पुथल से मच रहे दौर को सर्वाधिक खतरनाक दशक की संज्ञा दी है। और कहने को तो हम आज़ादी थे, लेकिन हर स्तर पर उथल पुथल की स्थिति थी। और दिक्कत यह भी थी कि भारत तुरंत आज़ाद हुआ था और लोगों की आकांक्षाएं, इच्छाएं हिलकोरने लगी थी। वे अपनी आज़ादी की उत्कंठा के लिए बेकरार थी। और इस बीच
हम यह भी देखते हैं जहां कांग्रेस को बाहरी स्तर पर चुनौतियां मिल रही थी, वहीं उनके भीतर के जो स्वार्थी गुट थे कांग्रेस के अंदर के, वे भी अपनी अपनी सामाजिक आधार को मजबूत करने पर तुले हुए थे। वे कांग्रेस के साथ साथ अपनी स्थिति को अपने क्षेत्र में मजबूत कर रहे थे, अपने स्वयं के आधार को मजबूत रखना चाह रहे थे। और इन सब कारणों से कांग्रेस के भीतर के ही लोगों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। और इसी में आप चौधरी चरण सिंह का भी नाम जान सकते हैं, जो कांग्रेस में कद्दावर नेता के रूप में रहने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जो किसान थे, जो मझोले स्तर के किसान, जो पिछड़े स्तर के किसान थे, उनके बीच अपना एक आधार मजबूत कर लिए थे। और फलतः जब गुटबाजी बढ़ी तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का विभाजन तक हो गया और यह उत्तर भारत की राजनीति में एक नए क्षेत्रीय दल का उभार आया, उदय हुआ। और हम देखते हैं कि 1967 के चुनाव में कई एक राज्यों में कांग्रेस पार्टी की हार हो गई और 1969 में गठबंधन सरकार के रूप में यह आपको दिखता है। भारतीय संघ के राजनीति में यह दौर एक नई विचारधारा को स्थापित किया। हालांकि 50 के दशक और 60 के दशक के चुनाव की बात किया जाए तो 1952 के ही प्रथम आम चुनाव में ऐसी आशंका व्यक्त की कि इस देश के लिए लोकतंत्र सही नहीं है और विशेष करके सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, जिस तरह की सभी लोगों को मत देने का अधिकार दे दिया गया, इस पर संभावना है, इस पर आशंकाएं व्यक्त की जाने लगी कि शायद यहाँ लोकतंत्र पूर्णतः फेल कर जाए, क्योंकि उस समय तक यही धारणा थी कि लोकतंत्र पाश्चात्य देशों की ही तंत्र है, लोकतंत्र शिक्षित लोगों का ही तंत्र है। लेकिन यहाँ जबकि ज़्यादातर लोग निरक्षर ही थे तो लोकतंत्र कैसे सफल होगा। लेकिन हम देखते हैं कि प्रथम आम चुनाव में कहा जाता है कि 17 करोड़ 30 लाख वोटर थे और 192 राजनीतिक दल, वहां 17,000 उम्मीदवार में से 3700 सीटों के लिए चुनाव होना था। और यह आश्चर्य नहीं रहा कि व्यस्क मताधिकार को जिस तरह समाज में एक जोखिम भरा मानकर लोग चल रहे थे, विदेशी पर्यवेक्षक विशेष तौर पर, वहीं कांग्रेस पार्टी ने प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में अपनी महत्ता बरकरार रखी, विशेष करके इस परिप्रेक्ष्य में कि आज़ादी की विरासत के रूप में उसे कांग्रेस पार्टी को जनाधार मिला हुआ था, उसे लोगों का विश्वास प्राप्त था। और लोकसभा के लिए 489 सीटों में से 364 सीट कांग्रेस को मिला था। एक तरह से 75% लगभग सीटों पर उनका कब्जा आ गया था। वहीं राज्य विधानसभा की 3283 सीट में से 2246 सीट कांग्रेस को मिली थी और उन्हें 68.4% वोट 68.4% सीटें जीती थी। इस तरह एकाधिकार रहा उनका। और वहीं अगले 3 आम चुनाव में देखें तो वहां भी लगभग कांग्रेस ने अपनी जीत का यह सिलसिला बरकरार रखा कमोबेश। हालांकि 1967 का जब चौथा आम चुनाव हुआ तो विपक्षी दल और उनके गठजोड़ों ने कई राज्यों में ऐसी स्थिति उत्पन्न की कि कांग्रेस अपदस्थ जैसी स्थिति में दिखी। हालांकि ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने एकाधिकार रखा पूरे देश में, यद्यपि भी रहा, लेकिन अगर हम गहन विश्लेषण करें तो हम ये भी देखते हैं कि 1952 के चुनाव को छोड़ दें, 1964 के कुछ चुनाव को छोड़ दें, तो पूरे देश पर कांग्रेस का शासन कभी नहीं रहा। जैसे कि 1952 में भी मद्रास पेप्सू राज्य था, उड़ीसा की बात करें या ट्रावणकोर कोचीन की बात करें तो वहां भी कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। और वहाँ वहीं आंध्र प्रदेश से अलग राज्य बनाने के बाद मद्रास में किसी तरह कांग्रेस जीत पाई थी।
वहीं आंध्र प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार 1954 में गिरा दी उनकी सरकार, और आप देखते हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। पेप्सू और ट्रावणकोर कोचीन में 1954 में, और आंध्र प्रदेश में 1955 में तो ऐसी स्थिति आई कि वहाँ दोबारा भी चुनाव कराने पड़े। राज्य राजनीति का दौर हम देखते हैं कि 1956 में जब केंद्र ने भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया, तो 1957 के चुनाव में यद्यपि कि उन्हें वोट मिला, और एक तरह से दिखा कि कहीं न कहीं कांग्रेस ताकतवर के रूप में उभर रही है। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि तेलुगु भाषी इलाकों में, तो जहाँ कि हैदराबाद को जोड़कर एक नया आंध्र प्रदेश राज्य बनाया था, वहाँ तो जीत मिला, लेकिन जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव था, तो वहाँ उन्हें परेशानी हुई। केरल और उड़ीसा में भी बहुमत उन्हें नहीं मिला, और उड़ीसा में तो स्थानीय पार्टी गणतंत्र परिषद के साथ गठजोड़ तक करना पड़ा, और केरल में हम देखते हैं कि भाजपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मुकाबले पराजित हो गई, और 1959 तक केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी रही, और जिसे कम्युनिस्ट पार्टी के जो विरोधी सब थे, उन लोगों ने उन्हें फिर गिराया, और 1960 में हम देखते हैं कांग्रेस पर सोपा मुस्लिम लीग के डेमोक्रेटिक फ्रंट के ने मिलकर भाकपा को पराजित करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि 1967 में कांग्रेस कई अन्य राज्यों से भी सत्ता से अलग हो गई, वहीं कई बार 3 राज्यों में तो दल बदल के कारण सत्ता छोड़नी पड़ी। हालांकि हम यह देखते हैं कि 1969 पे केंद्र सरकार आराम से सरकार में आई, लेकिन यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि विभिन्न राज्यों में जो कांग्रेस के विरोधी जो एकजुट नहीं हुए, विखंडित हुए, इनका लाभ कांग्रेस को मिला। हम यह भी देखते हैं कि 67 के बाद कई एक अन्य राजनीतिक दल जो विकसित हुए, वे कांग्रेस से ही टूटे हुए थे, कांग्रेस के व्यूहों से बाहर निकले हुए थे, और उन्होंने अपनी सारी विचारधारा को कांग्रेस के ही इर्द गिर्द रखी। यह भी समझ सकते हैं कि 1967 के पहले तक जो बातें थी, और उसके बाद जैसे कि कांग्रेस टूटने लगी, तो कांग्रेस के टूटने के में जो धड़े निकले, वे सारे कांग्रेस के ही थे, और उनकी सारे व्यूह रचना कांग्रेस के ही इर्द गिर्द विकसित हुई थी, और उनके विचारधारात्मक राजनीतिक प्रवाह से वे भी अछूते नहीं रह पाए, और जो अन्य दलें भी थी, तो उनके पास भी वही विचारधाराएं मौजूद रहती थी। और उसके पहले यदि कांग्रेस पार्टी में भी थे वे, तो ऐसा नहीं कि एक मत पर ही थे, विभिन्न तरह की विचारधाराओं वाली पार्टी खुद कांग्रेस बन गई थी। इतनी अधिक विचारधाराओं को लेकर चल रही थी कि पश्चिमी अर्थ में तो इसे राजनीतिक दल ही नहीं माना गया, बल्कि एक आम सहमति की पार्टी से मान लिया गया था। और हम यह भी देखते हैं कि सरकार में चूंकि यह थी, और कई स्तरों के संसाधन पर इसका नियंत्रण था, और जिससे के जरिए कि अपने संगठन के अभी काम आसानी से करा लिया जाता था। लोगों में इनके जो समर्थक थे, एक तरह की गोलबंदी भी कर देते थे, और किसी भी तरह की बात हो, टकराव की बात नहीं उठती थी, लेन-देन की बात हो, वहाँ पर समझौता कर लिया जाता था। और एक सामाजिक राजनीतिक संगठन जो उभरे विभिन्न दलों में, विभिन्न कांग्रेस में विभिन्न दलीय धड़े के रूप में, चाहे वो जाति सभाओं के रूप में हो, या आदिवासी पार्टियों के रूप में हो, क्षेत्रीय पार्टी के रूप में हो, तो उसे एक गुट तो बना, लेकिन सबों को सहभागिता के साथ चलने की यहाँ पर एक तरह का स्वीकार्यता थी। असंतुष्ट गुट और बाहरी विपक्षी दल दोनों में ज़्यादा कुछ अंतर ही यहाँ पर नहीं दिख रहा था कांग्रेस पार्टी के नज़रिए से। राज्यों की राजनीति का एक दिलचस्प पहलू यह भी था कि केरल को यदि छोड़ भी दे, तो तकरीबन प्राय राज्य में कांग्रेस की सरकार आती थी, लेकिन ऐसी भी स्थिति हो गई कि उसके नेतागण, उसके मंत्रीगण बदलते चले गए, यानी शासक अभिजन जो एलिट क्लास था, उसमें अदली बदली का दौर होने लगा। और हम देखते हैं इसकी शुरुआत 1953 में ही हो गई थी, जब कामराज ने मद्रास के मुख्यमंत्री पर, जो उस समय थे सी राजगोपालचारी, उन्हें हटा करके स्वयं को बैठने में सफल हो गए थे। यहाँ पर कामराज योजना
के बारे में भी जान लेना दिलचस्प होगा। दरअसल 1961 की बात है, एक कामराज योजना के नाम से एक फार्मूला आया और उस समय, हालांकि उसके पहले नीलम संजीवा रेड्डी ने भी पार्टी अध्यक्ष जब बने थे तो उन्होंने यह कहा था कि 10 साल तक सरकार में रहने के बाद नेताओं को मंत्री पद स्वयं छोड़ देना चाहिए, उन्हें संगठन की सेवा करनी चाहिए, उन्हें पार्टी की तरक्की की सोचना चाहिए, पार्टी संगठित रहे इस पर उन्हें मंथन करना चाहिए। खैर, तो उसी प्रस्ताव को कामराज ने संगठन की ताकत के रूप में बजाया और इसी को कामराज योजना के नाम से, कामराज प्लान के नाम से जानते हैं। और इस योजना पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 10 अगस्त 1963 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और मद्रास के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और उन्हें इसका शिकार होना पड़ा। हम देखते हैं कि मद्रास के मुख्यमंत्री एस.के. पाटिल ने इस बात का हालांकि उस समय समर्थन किया। उसके बाद सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास हो गया और राज्य हो या केंद्र, हर जगह के मंत्रियों ने अपने अपने इस्तीफे इस आधार पर कांग्रेस से पार्टी कार्यकारिणी को भेजने शुरू कर दिए थे और कार्यकारिणी ने उस समय नेहरू को यह अधिकार दे दिया गया था कि उसे स्वीकारे। और इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि 24 अगस्त को नेहरू ने 6 मुख्यमंत्री एवं 6 केंद्रीय मंत्री को यहाँ पर पार्टी के लिए रखा, संगठन में काम करने के लिए कहा और उन्हें अपने पद से हट जाना पड़ा। ये 6 मुख्यमंत्री जो उस समय थे, मद्रास के कामराज स्वयं थे, उड़ीसा के बीजू पटनायक थे, बख्शी गुलाम मोहम्मद कश्मीर के थे, उत्तर प्रदेश के चंद्रभानु गुप्ता थे और विनोदानंद झा थे, बिहार के, मध्य प्रदेश के थे बी.ए. मंडलोई। ये सारे मुख्यमंत्री थे। वहीं 6 केंद्रीय मंत्री थे, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, एस.के. पाटिल, बी. गोपाल रेड्डी, डॉक्टर के.एल. सिनेमाली। तो इस तरह यह एक तरह का एक हथकंडा के रूप में प्रसिद्ध हुआ कि एक औपचारिकता थी कि उन्हें पद से हटाकर पार्टी में लाना था। यहाँ पर गुटबंदी और चरम पर फिर पहुंचने लगी। पार्टी में नहीं आकर वे स्वयं अपनी पार्टी बनाने के ज्यादा हिम्मती हो गए। सत्ता सुख जो भोग लिया था उसके साथ सोचे कि यह कहीं न कहीं मेरे साथ दुस्साहस वाली बात हो रही है। हालांकि कामराज योजना इस बात में इतिहास में प्रसिद्ध हो गया कि दिखा दिया कि एक ही पार्टी की सरकार रहती है तो भी पार्टी के जो एलिट क्लास होते हैं, एलिट कैसे वे अभिजन अदली बदली करते हैं, उनकी अल्टी पल्टी कैसे की जाती है। हालांकि जब नेहरू का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हुआ तो फिर उनके उत्तराधिकारी कौन बनेंगे, इस संदर्भ में पार्टी के नेताओं में एक बार फिर आपसी खींचतान चरम पर थी। एक दलीय पार्टी थी, लेकिन एक दलीय पार्टी व्यवस्था में भी दबाव की पार्टी बन गई थी कांग्रेस इस तरह से। ऐसा इसलिए कि कांग्रेस के भीतर हर तरह के मतावलंबी को जगह दिया गया था, हर तरह के हित उसमें साधे गए थे और यही कारण था कि विपक्षी भी उन्हें ज़्यादा आसानी से प्रभावित कर लेते थे। जैसे जब वामपंथी बाहर से आंदोलन करते थे, जो कांग्रेस के अंदर के वामपंथी का धरा था, वे फिर वर्चस्व में आ जाते थे, वे अपनी भूमिका लीड रूप में समझने लगते थे। उसी तरह जब स्वतंत्र पार्टी सहकारी खेती के खिलाफ भूस्वामियों के पक्ष में समर्थन हासिल करने की कोशिश में दिखती है तो कांग्रेस के अंदर की जो दक्षिणपंथी ताकत थे वे वर्चस्व में आने लगते हैं। और स्थिति तो ऐसी बनी कि कांग्रेस के सत्ताधारी गुट से बाहर जब रखकर वे संघर्ष करने लगे और वह गुट जब बाहर फिर खुद अपदस्थ हो जाता था तो असंतुष्ट नेता पुनः कांग्रेस पार्टी में आ जाता था और इस तरह जो नए विपक्षी दल का गठन होता था वह उपेक्षित पड़े मुद्दे पर रोशनी एक तरह से डालते थे। और 62 की बात करें, 62 से 66 की बात करें, 1962 से 66 के बीच अनेक नेताओं ने अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी छोड़ी और विशेष करके उस समय जब भारत
का युद्ध होने की स्थिति थी, चीन भारत पाकिस्तान 65 में, भारत चीन 1962 में। उस समय भी देश की स्थिति अच्छी नहीं थी, काफ़ी जान माल की क्षति हुई थी। और उसके बाद नेहरू की मौत के बाद, उसके बाद पुनः जब शास्त्री की भी मौत हो जाती है, तो उस समय कांग्रेस पार्टी में आपसी गुटबाजी ज़्यादा बढ़ने लगी। आप देखते हैं कि उस समय सूखा बढ़ गया था, महँगाई भी बढ़ रही थी, आर्थिक मुद्रा का विमूल्यन हो रहा था। इस प्रकार वहाँ पर कांग्रेस पार्टी में कई तरह के दबाव जैसे आ गए थे। हालाँकि जब सब गुटबाजी की बात करें यदि हम, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही गुटबाजी थी। कांग्रेस पार्टी में तो गुटबाजी थी, राज्यों में, कई राज्यों में पार्टियों में भी विभाजन हो गया था। कई बार कई जगह तो 2-2 कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी, और वो इसी तरह कोई कई जगह 3-3 कम्युनिस्ट पार्टी बन गई थी। सोशलिस्ट पार्टी भी बँट गए थे, उनके भी 2 हिस्सा होने गए थे। गुटिया संघर्ष हर जगह था। जनसंघ में भी नरमपंथी और गरमपंथी धर्म के रूप में दिख रहा था। स्वतंत्र पार्टी में भी दरार दिख रही थी। और उसी तरह हम देखते हैं वहाँ पर एक उत्पीड़ित वर्गों की पार्टी, आदिवासी वर्गों की पार्टी, इस तरह की भी बातें दिखती है वहाँ पर। 1967 के बाद हम देखते हैं कि जो गैर कांग्रेस थे, उन्होंने विशेषकर एक गठजोड़ बनाए, और कुल मिलाकर यह बात थी कि कांग्रेस से निकले जितने भी लोग थे, सारे लोग कांग्रेस में जा नहीं सकते थे, और गैर कांग्रेसी गठजोड़ एक तरह से टिकाने में हुए कामयाब, हालांकि हो भी नहीं सके। उनकी सरकारें भी एक-एक करके गिरती चली गई। ऐसी नई बातें नहीं कि सिर्फ कांग्रेस में ही ये विशेषता धड़धड़ाने का लगा, बल्कि अन्य विपक्षी भी वहाँ पर अडिग रूप से नहीं रह सके। और आज़ादी के बाद कांग्रेस की रणनीति देखें, और 1967 से 69 के बीच गैर कांग्रेसी शक्तियों की जो रणनीति थी, वह एक जैसी ही दिखती है। गठजोड़ बनाने की बात पर वे भी चले, और कांग्रेस को जब तक वो पराजित नहीं कर सकते तब तक अल्पमत पाने वाली तमाम पार्टियों को जोड़कर कांग्रेस से बड़ा बहुमत बनाने की वो लोग फिराक में थे। और कर कांग्रेस को छोड़ दे, विपक्ष की बात करें, तो हम यह भी देखते हैं कि विपक्षी गैर कांग्रेस रणनीति के प्रमुख जो नेतृत्व करता थे उस समय, राम मनोहर लोहिया थे, और उन्होंने एक समाजवादी नेता के रूप में अपनी प्रसिद्धि पाई थी, और समस्त गैर कांग्रेसी दलों को वे एकजुट कर रहे थे। और इसमें हालांकि खासे कामयाब हुए, यह अलग बात रही कि वे कांग्रेस का विकल्प अस्थायी रूप से नहीं बन सके। वे राम मनोहर लोहिया खुद कहते हैं कि उन्होंने कांग्रेस का वर्चस्व तो तोड़ दिया, लेकिन इसके नतीजे जो वे चाह रहे थे उस अनुकूल नहीं निकल सके। हालांकि जो स्थिति बन रही थी चौथे आम चुनाव के समय, तो उस समय भी संवाददाताओं ने, विशेषकर द टाइम्स के संवाददाता ने भविष्यवाणी की थी कि ये चुनाव भारत के लिए आखिरी होने वाले हैं। कई तरह की जो वहाँ पर तो दल बदल की बात हुई, विरोधी विपक्षी की सत्ता में आने की बात हुई, तो एक तरह से ऐसा माना जाने लगा कि यह तंत्र, यह वैकल्पिक मॉडल जो दुनिया से अलग अपनाया गया है, यह शायद समाप्त न हो जाए। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि केंद्र की सरकार हो, उनकी बात पर राज्य सरकार ने भी ऐसे-ऐसे काम को किया, जिससे कि ऐसी बातें नहीं थी कि हमारी व्यवस्था तहस-नहस हो जाती। इस ऐसा इसलिए भी हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद जब देश शैशवावस्था ही माना जाए उस समय, तो इसके बावजूद ऐसे-ऐसे निर्णय लिए जिससे कि एक जनसहमति बनाने की बात होती है, एक विश्वास की बात होती है, मूल्य, एक आदर्श की बात होती है, और ये आदर्श इतने हल्के में टूटने वाली नहीं थी। हम देखते हैं कि कई तरह के प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर किए गए, राज्य के स्तर पर किए गए, सामंती अधिकारों को का पूर्णतः उन्मूलन कर दिया गया था। श्रम कानून बनाए गए थे जनहित में, ज़्यादा से बहुसंख्य लोगों के हित में। पिछड़े तबकों की बात करें, दलित तबकों की बात करें, उन्हें विशेष सुविधाएं दी गई थी, और विषमताओं मिटाने की बात देखते हैं, हिंदू सिविल कोड को पास किया गया ताकि किसी प्रकार की विषमताएं न दिखे। संपत्ति संबंधी अधिकार
व्याख्या नए सिरे से हो गई थी, वह समाप्त हो गई थी। और जैसे भाषाई आधार पर नए राज्य को निर्माण की बात हुई, तो उस राज्य का पुनर्गठन आयोग गठित कर नए राज्य का निर्माण भी हुआ। अलगाववादी आंदोलन पर नकेल भी कसा गया। तो इस प्रकार की भी व्यवस्था हम देखते हैं कि हो जाने से कहीं न कहीं शत्रुता और टकराव की संभावनाएं घटी, टली, और राष्ट्र विरोधी बातों को बल आगे पनपने का अवसर नहीं मिला। यहाँ पर मार्टिन वीनर का जिक्र प्रासंगिक होगा कि उन्होंने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी, पब्लिक प्रेशर एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्स इन इंडिया, शिकागो में 1962 में उन्होंने कहा था कि भारतीय राजनीति में टकराव की संस्कृति का अभाव है। निसंदेह इस तरह की किसी तरह की टकराव, ऐसी टकराव की व्यवस्था अपने यहाँ नहीं है, नहीं उभरने की संभावना है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने एक सुंदर समानता पर आधारित संविधान लोगों को उपलब्ध कराया था। देखते हैं क्षेत्रीय दलों का उदय और राज्य राजनीति। 70 का दशक, 70 के दशक में देखते हैं कि जहां 60 और 70 का दशक में राज्य राजनीति के प्रतिमान में परिवर्तन आना शुरू हो गया था। वहीं नेहरू की मृत्यु हो गई थी, और नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस प्रणाली का कहीं न कहीं पतन हो गया था। लेकिन वहीं हम यहाँ भी देखते हैं कि इंदिरा गांधी का उदय होता है, और इंदिरा गांधी के उदय होने के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस और जो पूरी देश में शासन व्यवस्था है यह व्यक्तिगत बना लिया गया है। यहाँ पर लोकतांत्रिक वातावरण जैसी बातें नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वंशानुगत राजनीति की शुरुआत हो रही थी। और 60 के दशक के अंत में, 70 के आरंभ के आसपास और 70 के दशक में हम यह भी देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में धनाढ़ लोग उभरने लगे थे, वे मुख्य धारा में आ रहे थे। और जहां जहां हरित क्रांति हुई वहां कुछ नए नए किसान, नए नए संभ्रांत, नए नए कुल एक तरह से उभरते हुए दिख जाते हैं आपको। कुछ जातिगत वर्चस्व जैसी बातें भी दिखती है। हरियाणा हो या पंजाब का क्षेत्र तो मिला ही है, और वहीं उसे जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश, कुछ क्षेत्र में जाट, वहीं बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में यादव और कुर्मी की बहुलता, आंध्र प्रदेश में रेड्डी और काम्मा, उसी तरह कर्नाटक में बोकलिग्गा और लिंगायत आदि ये लोग जो है कुछ इसमें से कुछ विशेष कुल एलिट क्लास के लोग इसमें उभर रहे थे। हरित क्रांति के बाद यद्यपि कि कुछ कृषक की स्थिति भी सही हुई, अच्छी हुई, और वहीं किसान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ, और जाहिर है कि वहां पर कृषि में क्रांति को जो राजनेता थे वे भी बुलाने वाले ही थे, उससे बचते कैसे। तो यहाँ पर चरण सिंह का नाम उभरता है, जिन्होंने कि भारतीय क्रांति दल का गठन किया। और हम देखते हैं कि 2 दशक तक, 67 से 87 तक उत्तर भारत की राजनीति में एक तरह से सशक्त नेतृत्व प्रदान किया। बिहार हो अथवा हरियाणा हो, यहाँ पर हम देखते हैं कि राज्य स्तरीय नेता उभरे और भारत की राजनीति पर छाने का प्रयास करने लगे, छाते हुए दिखे। और उत्तर प्रदेश की ही तरह सामाजिक आधार को लेकर अन्य कई एक राज्यों में क्षेत्रीय नेता का उदय होता है, वे उभरते दिखते हैं, और हर एक नेता अपने पार्टी में अपने क्षेत्रीय मुद्दों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। और जब क्षेत्रीय मुद्दा उभरा तो केंद्र और राज्य के संबंध में बदलाव होने लगा, केंद्र राज्य संबंध में सुधार की मांग की जाने लगी। और तब तक
स्थिति यह थी कि केंद्र के राज्यपाल जो नियुक्त होते थे हर एक राज्य में, तो वह केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं और वहां पर उन्हें केंद्र सरकार के अनुकूल के साथ साथ संवैधानिक व्यवस्था के साथ साथ उन्हें कांग्रेस के प्रति अनुकूल माना जाता था कि वे पार्टी के अनुसार काम करते हैं। उनकी भूमिका पर संदेह किया जाने लगा और जाहिर है केंद्र और राज्य के संबंधों में बदलाव की मांग उठी, दोनों परिवर्तन की मांग उठी और यह मांग, यह घटनाक्रम आने वाले दशक के लिए, आने वाले वर्षों के लिए राजनीति के संबंध के लिए एक नई करवटें ले रहा था। क्षेत्रीय नेताओं के उभार ने राजनीतिक दलों का ध्यान उस ओर आकृष्ट किया और राजनीतिक दलों ने क्षेत्रीय नेताओं को महत्व देना शुरू कर दिया था और कुछ क्षेत्रीय नेता तो क्षेत्र के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर तक के नेता होने की योग्यता प्राप्त कर रही थी और अपनी शक्ति का, अपनी प्रभुत्व का निरंतर विस्तार भी कर रही थी। और हम यह भी देखते हैं कि कुछ नेता राष्ट्रीय स्तर के नेता होने के बावजूद, उस तरह के कद काठी रखने के बावजूद वहां से वे एक तरह से निष्कासित कर दिए गए थे। उनको महत्व नहीं दिया जा रहा था, कहने का तात्पर्य यह है। और हम यह भी देखते हैं कि आपातकाल इसी 70 के दशक में लगी, जिन्होंने की कई तरह की करवटें ली राजनीतिक स्तर पर, देश स्तर पर और राज्य में हो या राष्ट्र में हो, दोनों स्तर पर कई नए नेता को उभरने का अवसर मिला, नए नए दल को उभरने का अवसर मिला और उन्हें यह अवसर भी मिला कि वे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो, उनके कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, एक दलीय वर्चस्व के खिलाफ एक साथ खड़े हो। और हम यह देखते हैं कि इसी दशक में जनता पार्टी की सरकार भी आती है और जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर ऐसे कदम उठाए कि उन्हें लगे कि राज्य राजनीति को महत्व दिया जा रहा है। यह भी देखते हैं कि मंडल आयोग की नियुक्ति की गई और बिहार, उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की और इस आरक्षण ने तो देश की राजनीति में अलग ही परिवर्तन का माहौल उत्पन्न किया और यह बदलाव, यह क्रांति की आहट राज्य राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति को भी नया मोड़ दे रहा था। राज्य स्तर पर उभर रहे नेताओं ने न सिर्फ इंदिरा गांधी के कांग्रेस को चुनौती दी, बल्कि उनके नेतृत्व, उनके संगठन को भी चुनौती दी कहीं न कहीं और केंद्र राज्य संबंधों में अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया। हम देखते हैं कि 1969 का चुनाव हो या फिर 80 का दशक का आरंभ वाले चुनाव, वहां पर दोनों क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने केंद्र पर अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश की। केंद्र राज्य संबंध कहीं न कहीं बिगड़ती हुई प्रतीत हुई। ऐसे में कई तरह के आयोग बनाकर भी दोनों के संबंध को सुधारने की कोशिश की गई, अच्छे बनाने की कोशिश की गई। हम देखते हैं कि इसी संदर्भ में राजमन्नार आयोग का गठन होता है। पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा का संकल्प इस दिशा में देख सकते हैं और सरकारिया आयोग 1983 में बनाई जाती है। और इस तरह हम देखते हैं कि क्षेत्रीय ताकत बढ़ रहे थे, यहाँ पर उनसे अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की गई केंद्र के द्वारा। वहीं 70 के दशक में हम यह भी देखते हैं कि इंदिरा गांधी को कई स्तर पर चुनौती मिली। गुजरात आंदोलन, जो कि छात्र आंदोलन वहां से शुरू हुआ, उसके बाद किस तरह जेपी आंदोलन ने संपूर्ण क्रांति के रूप में उन्हें चुनौती दी। क्षेत्रीय ताकत के रूप में जेपी जयप्रकाश नारायण किस तरह उभरे। वहीं इसी दौरान हम यह भी देखते हैं कि इंदिरा गांधी के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में किस प्रकार उनके चुनाव को चुनौती दी गई। और यहाँ पर हम यह देखते हैं कि 1975 से 77 तक किस तरह 20 महीने तक देश में आपातकाल लागू रहती है, देश की स्थिति सही नहीं रहती है। और आपातकाल के बाद चरण सिंह जैसे क्षेत्रीय नेता
उभरते हैं, न सिर्फ क्षेत्र स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को नई दिशा देने की कोशिश करते हैं। उनके साथ साथ कई अन्य प्रांतों में भी लोग उभरते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं राम नरेश यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, इसी तरह दक्षिण भारत में भी नेता उभरते हैं। हरियाणा में देवीलाल को देख सकते हैं, तो बिहार में कर्पूरी ठाकुर को उभरते हुए आप देख सकते हैं। इस तरह कई एक कार्यक्रम के माध्यम से भी ये लोग राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करने लगे। कृषक जगत से उभरने वाले नेता तो थे, लेकिन इसके पीछे भी उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि थी। हम अगर संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान को वकीलों के लिए स्वर्ग कहा जाता है, और चूंकि उसमें ज़्यादातर लोग वकील थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, संविधान सभा के सदस्य थे, और जाहिर है कि प्रथम आम चुनाव में तो उन्हीं लोगों का ज़्यादा बोलबाला था। और आप देख सकते हैं कि लोकसभा के प्रथम आम चुनाव में 35% तो वकील ही थे, वे कानून पढ़े हुए थे, और वकीलों की यह बहुतायत संख्या क्रमशः घटती चली गई। और जहां प्रथम लोकसभा चुनाव में 35% आपको वकील मिलते हैं, वहीं दूसरी में यह 5% घटकर 30 आई, और तीसरी में तो 24 आ गई, और चौथी में 17% वकील ही रह गए। वहीं वकीलों की संख्या घटती जा रही थी, तो कृषि क्षेत्र से आए सांसदों की संख्या क्रमशः बढ़ती जा रही थी। आप देखते हैं कि प्रथम आम चुनाव में महज 22% कृषक पृष्ठभूमि वाले आए थे, तो वहीं दूसरे में 29% आ गए, तीसरे में 27% आ गए, और चौथे में 31% कृषि क्षेत्र से जुड़े सांसद आ गए। तो यहाँ पर जाहिर है कि इस क्षेत्र का बोलबाला यहाँ पर स्थापित होना ही था, इसका प्रभाव पड़ना ही था, सांसद पर प्रभाव पड़ा, कानून निर्माण में प्रभाव पड़ा, और राष्ट्रीय आंदोलन के बाद जो शहरी हितों को वरीयता दी जा रही थी, उस पर कहीं न कहीं कमी आई, और ग्रामीण पृष्ठभूमि को भी वरीयता मिलने लगी थी। 70 के दशक में देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी में बाहरी विपक्षी दलों के साथ साथ जितनी जूझ रही थी, जितना उसे चुनौती मिला था, उससे आंतरिक स्तर पर भी उतनी ही चुनौती मिल रही थी। हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अंदरूनी स्तर पर भी कांग्रेस चाहती थी, जो संगठन वह सरकारी स्तर पर सरकार में रहते हुए इंदिरा गांधी वैसा नहीं चाहती थी, और इंदिरा गांधी चूंकि सरकार में थी और वे चाहते थे कि धुआंधार ज़्यादा धन खर्च हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पार्टी संगठन उनकी बातों के लिए मानने के लिए तैयार नहीं थी। और हम देखते हैं कि वही दौर था जब विश्व में नई आर्थिक नीति को अपनाया जा रहा था, और इंदिरा गांधी ने भी उसी अनुरूप चलने का फैसला किया था। आप देखते हैं कई बदलाव आर्थिक जगत में भी लाए गए, राष्ट्रीयकरण किया गया बैंकों का, इस तरह कई एक मामले आए, प्रीवी पर्स की समाप्ति कर दी गई थी, आर्थिक नीति जनहित तक सरकार बनाएगी, तक पहुंचाएगी, सरकार यही चाह रही थी, यही सोच रही थी। और वे इंदिरा गांधी कहीं न कहीं उन्हें लगता था कि वे ऐसी नीति बना रहे हैं जिससे कि वे जनता तक सीधे पहुंच सकती है, जनता तक पहुंचने वाली राजनीति वे कर रही हैं। और लेकिन यही आर्थिक नीति के कारण आप देखते हैं कि उसी समय राष्ट्रपति चुनाव भी हुआ था, वहाँ पर अपने पार्टी में खुद मतभेद हो गया था, और यही कारण था कि 70 के पहले 1969 में ही कांग्रेस का विभाजन हो गया था, एक कांग्रेस ई और एक संगठन कांग्रेस, दोनों अलग-अलग हो गया था। और जो सरकार में कांग्रेस था और जो संगठन में कांग्रेस था, कहीं न कहीं दोनों में काफ़ी मतभेद चरम पर थे। और संगठन कांग्रेस जो थे, वो जनसंघ स्वतंत्र पार्टी अधिकार से समझौता कर लिए थे, और फलतः क्या हुआ, इंदिरा गांधी सरकार अल्पमत में एक तरह से सरकार चला रही थी। और वहीं हम देखते हैं कि 1970 के बाद इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी, और अपने नए जो चुनौती जो दे रहे थे, और इसी एक तरह से जनादेश मांगा पब्लिक से। और इस ऐतिहासिक चुनाव में इंदिरा गांधी ने गैर कम्युनिस्ट विपक्ष जितने भी थे, उनमें 4 पार्टी मुख्य रूप से आते हैं, जनसंघ, संसोपा, स्वतंत्र पार्टी, संगठन, कांग्रेस। इन सबों को एक तरह से रौंदते हुए, ध्वस्त करते हुए संसद में 2/3 बहुमत प्राप्त किया। और यह वही दौर था जब बांग्लादेश
पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, बांग्लादेश का उदय हुआ था और बांग्लादेश के संकट में आप देखते हैं कि उनके सैनिकों को जीत मिली थी, भारत का उत्साह चरम पर था और यही कारण रहा कि इस फौजी जीत का तत्कालिक लाभ उन्हें चुनाव में मिला। और मार्च 1972 में जब विधानसभा में चुनाव हुए तो हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को 16 राज्य में से 14 राज्य में जबरदस्त बहुमत के साथ जीत हासिल हुई। और वह उस समय देखते हैं कि इंदिरा गांधी का एक नारा था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। और इंडिया की फौज ने, जिससे आयरन लेडी के रूप में इंदिरा गांधी ने प्रसिद्धि पाई पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करके, उनकी लोकप्रियता उस दिनों चरम पर थी। और देखते हैं विपक्षी दलों को वोट तो मिला, लेकिन इनके बनिस्बत नाम मात्र के वोट रह गए थे और आपस में बिखराव के कारण वे ज़्यादा सीट नहीं ला पाए थे। इंदिरा गांधी ने अपने बढ़ते हुए जो प्रभुत्व था उस मॉडल को स्थापित करना चाहा। वहीं हम यह भी देखते हैं कि जो विपक्षी राजनीति थे, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, वे क्षेत्रीय राजनीति के जरिए अपनी पहचान विभिन्न राज्यों में बना रहे थे और कांग्रेस की लोकप्रियता में जाहिर है गिरावट आ रही थी। और 1974 तक आते आते विपक्ष में ज़्यादा विरोध होने लगे, ज़्यादा इनकी आवाज़ें बुलंद होने लगी और श्रीमती इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में गिरावट दर्ज की जाने लगी थी। और इसके पीछे कारण यह भी था कि उन्होंने आर्थिक पुनर्निर्माण के वादे किए थे, गरीबी हटाओ के वादे किए थे और उन पर सरकार अमल नहीं कर पाई। जनता की इच्छाएं बढ़ गई, अपेक्षाएं बढ़ गई, कामनाएं बढ़ गई, लेकिन हकीकत में वह पूर्ण नहीं हो पाई, उसकी भरपाई नहीं की जा सकी। न गरीबी हटी, न बेरोजगारी में कमी आई और गरीबी हटाओ जैसे नारे को लोगों ने नापसंद करने लगा। और इंदिरा गांधी अपने ब्यूरोक्रेसी पर, अधिकारी तंत्र पर ज़्यादा निर्भर हो गए थे। वे पार्टी से ज़्यादा अपने तंत्र पर ही निर्भर करते थे, इसके ज़्यादा विश्वास करते थे। और जो जनता का मूड बिगड़ रहा था, जनता आंदोलनरत हो रही थी, इसका आकलन श्रीमती गांधी नहीं कर सकी। और यही कारण रहा कि कई जगह सामान्य पुलिस की जगह अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल बढ़ गया। सामान्य कानून को समाप्त कर मीसा जैसे निवारक नजरबंदी कानून का इस्तेमाल होने लगा। आप जानते हैं उस समय मीसा एक कानून बनाया गया था जिसके तहत किसी को नजरबंद कर दिया जाता था, विपक्षी को विशेष करके। DIR कानून भी बना था। और आप देखते हैं कि गुजरात में छात्र आंदोलन किस तरह वहाँ पर हार्डली पूरे देश में फैला। बिहार में अर्धसैनिक बलों की भूमिका यहाँ भी बढ़ने लगी थी। वहीं जब 70 के दशक का जिक्र करते हैं तो 1974 का विपक्ष का आंदोलन का भी जिक्र करना तो समीचीन होगा। हम देखते हैं कि उस समय इंदिरा गांधी नकारात्मक चिंतन की तरफ दिखती है, तो वहीं जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में भी छात्रों ने आंदोलन कर लिया था, रेलवे हड़ताल, इस तरह कई एक तरह की यहाँ पर भी चरम पर हड़ताल जैसी स्थिति दिखती है। हम देखते हैं कि गुजरात में छात्र आंदोलन के बाद चिमन भाई पटेल की सरकार हटा दी गई थी। कहीं न कहीं यहाँ पर बाकी कांग्रेसी का भी इसमें एक भूमिका रही। उसके बाद देखते हैं विधानसभा भंग करवाई गई और कांग्रेस के पास बहुमत था, लेकिन विधानसभा भंग करवाई गई, राष्ट्रपति शासन लगाई गई, महंगाई बढ़ी, प्रशासन की हालात निश्चित ही खराब हो गए। और गुजरात में नवनिर्माण समिति बनाई गई और युवा आंदोलन को एक धार देने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं न कहीं उसमें विपक्षी दलों का घुसपैठ बढ़ा और एक तरह से वह नवनिर्माण आंदोलन भंग हो गया। हम यह भी देखते हैं कि वहाँ पर बिहार की बात करें तो लोक संघर्ष समिति दिखी। वहाँ पर 1942 के जो महानायक रह चुके थे जयप्रकाश नारायण, उन्होंने अपनी आंदोलन की बागडोर संभाल ली और ऐसा लगा कि वो एक नए किस्म की राजनीति कर रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था जगाने का काम करेंगे। उन्होंने तो अपने
इतने व्यापक तौर पर अपने संपूर्ण आंदोलन को समेट लिया कि भ्रष्टाचार की बात हो या चुनाव सुधार की बात हो या लोकतंत्र को लोकोन्मुख बनाने के संदर्भ में देखा जाए तो इन्होंने व्यापक अर्थों में इसे लिया और शहरी मध्य वर्ग के हाथ यद्यपि कि आंदोलन की बागडोर में दिखती है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि आंदोलन का मध्य वर्गीय शहरी चरित्र जो था वो कहीं न कहीं सरकार को सुविधा प्रदान करती थी और उसे लगता था कि किसान और मजदूरों के समर्थन से उसे वंचित न कर दे और आंदोलनकारी में टकराव क्रमशः बढ़ गई। विधानसभा भंग करने की जिद तो सरकार ने उसे वो लोकतांत्रिक करार एक तरह से दिया और पुलिस और अर्धसैनिक बलों के हवाले एक तरह से हम कहें तो यहाँ पर शासन व्यवस्था जाती प्रतीत हुई। जेपी को फांसीवादी कहा गया, लोकतांत्रिक कहा गया, प्रतिक्रियावादी कहा, जन विरोधी इन्हें कहा गया। इस तरह की बातें हम देखते हैं। और बात 70 के दशक की हो रही हो तो 1975 के आपातकाल का जिक्र करना स्वाभाविक होगा। हम देखते हैं 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था और उसके 6 महीने पहले तक देखें तो आरंभिक के 6 महीने सामान्य गति से ही चल रहे थे। ऐसी कोई बातें नहीं लग रही थी कि आपातकाल जैसी ही स्थिति से देश को जूझना पड़ेगा और एक तरह से मुद्रास्फीति पर नियंत्रण स्थापित हो ही रहा था, उत्पादन में बढ़ोतरी हो ही रही थी, लेकिन विपक्ष हमलावर थे, विपक्ष आक्रामक तेवर में आगे बढ़ते जा रहा था और जेपी का आंदोलन भी अपना नियंत्रण से बाहर जा रहा था, अपना एक तरह से कहें तो आवेग को खोते जा रहा था और चुनाव के जरिए आंदोलन की जन लोकप्रियता साबित करने की प्रधानमंत्री की चुनौती मानने के लिए लगभग ये लोग तैयार थे। मोरारजी देसाई अनशन पर बैठे थे, उनके सामने झुककर गुजरात विधानसभा चुनाव भंग कराने को लेकर तो प्रधानमंत्री राजी हो गई थी एक तरह से। वहीं हम यह भी देखते हैं गुजरात के चुनाव में विपक्षी पार्टियां जनता फ्रंट के रूप में एक हो गई थी। वहीं उन्होंने चिमन भाई की पार्टी किसान मजदूर लोक पक्ष का भी समर्थन लिया, जिन्हें हटाने के लिए कुछ दिन पहले वही लोग मुहिम चला रहे थे। कांग्रेस को 44% वोट वहां मिलते हैं, लेकिन विपक्ष कुछ अधिक वोट से आगे बढ़ गया और पुनः इंदिरा गांधी को ही इस चुनावी मुहिम का श्रेय गया। गुजरात में कांग्रेसियों के गिरे हुए मनोबल के बावजूद हम देखते हैं कि गरीब और आदिवासी पार्टी ने कहीं न कहीं कांग्रेस को ही समर्थन दिया था। एक भूचाल तब आ गया जब 12 जून 1975 को न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने श्रीमती इंदिरा गांधी के रायबरेली से लड़े चुनाव को अवैध करार दे दिया, चुनाव रद्द कर दिया और 24 जून को सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन न्यायमूर्ति ने प्रधानमंत्री को सशर्त स्थगन आदेश मिल गया और जब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ को मामले पर अपना फैसला सुनाना था, उन्हें स्थगन आदेश मिल गया था। पर वहीं विपक्ष ने इस फैसले का इंतजार करना पसंद नहीं किया और वे आक्रामक होकर इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करने लगे और इसे ही वह वक्त था कि सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया इंदिरा गांधी के इस्तीफे की देकर नहीं की, बल्कि तीखी प्रतिक्रिया देकर आपातकालीन स्थिति घोषित कर दी और संविधान को लगभग इतने अधिकार जो मिले होते हैं हमें लोकतांत्रिक अधिकार, उसे न केवल सीमित कर दिया गया बल्कि एक तरह से ऐसा लगा कि वो खत्म न हो जाए और एक व्यापक पैमाने पर विरोधियों की गिरफ्तारी शुरू कर दी गई थी और इस आपातकाल का सबसे अधिक खामियाजा भी पुनः कांग्रेस पार्टी को ही भुगतनी पड़ी और उन्होंने कहीं न कहीं उनके सलाहकारों को कुछ गलत फहमियाँ ऐसा लगता है कि हो गया होगा, तभी तो आपातकाल लगाया और ऐसा लगता है कि जिस थिंक टैंक में वे रहती थी उन्हें लगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेंगे तो कहीं इसका असर सिर्फ कुछ ही लोगों पर पड़ेगा, मध्य वर्ग पर पड़ेगा, गरीब और सामान्य जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फर्क सब तक पहुंच गया और उसकी विरोध की लहरें हर स्तर तक चली गई। दूसरी ओर नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी के जरिए भी शासन की जा सकती है, इंदिरा गांधी ने कहीं न कहीं यह सोच लिया था, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका और सारे देश में, उत्तर भारत में विशेष करके स्थिति ज़्यादा खराब हो गई। उस समय की राजनीति का हम संदर्भ देखते हैं तो कई संजय गांधी का भी जिक्र करना यहाँ पर समीचीन होगा। इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी की भी राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था और दिल्ली के उपराज्यपाल जगमोहन को हटाने में भी इनका नाम आता है और कहा जाता है कि कई जगह दिल्ली में विशेषकर सुंदरीकरण के नाम पर गरीबों को बेघरबार कर दिया गया। विरोधी तरह तरह के आरोप लगाते चले गए। कुछ लोग कहे कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को गुजारा गया। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि परिवार नियोजन के नाम पर जबरन नसबंदी की गई। अत्याचार तक के इस पर आरोप लगे। इंदिरा गांधी के खिलाफ जन आक्रोश क्रमशः बढ़ते चला गया। वहीं हम देखते हैं कि जब पुनः 1977 में जब चुनाव होता है तो इंदिरा गांधी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बुरी तरीके से उन्हें चुनाव में पराजय झेलनी पड़ी और कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी से उन्हें काफ़ी धोखा मिला। उन लोगों ने तो शायद कह रखा हो कि आप बहुमत से जीतने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और देखते हैं कि जनता पार्टी की लहर चली और उसमें वे हार गई। उनका इंदिरा गांधी के साथ साथ उनका बेटा भी चुनाव हार गया और हम देखते हैं केंद्र में पहली बार कांग्रेस से अलग गैर कांग्रेस की सरकार बनी और एक तरह की विपक्षी दलों ने जो गठजोड़ करके सरकार बनाई थी। यह अलग बात है कि वह एक दलीय एक पार्टी के वर्चस्व जैसी सरकार नहीं थी, बहुदलीय गठजोड़ वाली सरकार थी और दोनों में हालांकि उसमें बहुत सारे नेता थे जो कि कांग्रेस से ही निकले थे, लेकिन यहाँ पर भी वो बहुदलीय सरकार में बनकर साझी सहमति के रूप में सत्ता में आए थे और यह गठजोड़ आपातकाल के संघर्ष का परिणाम था। आपातकाल ने एक तरह की संघीय सहमति दे दी थी। लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया सत्ता के बहुलवादी ढांचे को एक तरह से कहें तो तहस नहस करके डाला था। संस्थाओं के क्षय होने का आरोप लगा। जनता पार्टी को पूरी राजनीतिक व्यवस्था में एक तरह से कहीं न कहीं दोबारा जान प्राण डालना था, लोगों का विश्वास जीतना था। उन शहरी मध्य वर्ग के साथ साथ गांव देहात के उन विशाल तबकों को भी जोड़ना था, उन्हें राजनीति से जोड़ना था। इंदिरा गांधी की निरंकुशता पर न केवल विराम लगाना था, बल्कि लोगों में विश्वास जताना था कि सरकारें इतनी निरंकुश भी नहीं होनी चाहिए। जनता पार्टी को नीतिगत और समता मूलक व्यवस्था स्थापित करनी थी, जो कि काफी आसान नहीं था और जनता पार्टी ने एक हद तक इस सारे उपाय से निपटने की कोशिश भी यद्यपि की, लेकिन यह विशाल भारत में उनकी यह कोशिश पूर्णता को नहीं पा सकी। एक तरह से जो लोकतांत्रिक संस्थाओं में जो दीमक लग गया था, उन्हें उन सामाजिक राजनीतिक शक्ति को वह पुनरुत्थान नहीं कर पाई और हम यह देखते हैं कि कार्यपालिका पर संसदीय श्रेष्ठता भी पुनः स्थापित नहीं हो पाई। संविधान को पूर्णतः जो ध्वस्त कर दिया गया था, दुरुस्त भी नहीं किया जा सका। चुनाव सुधार तो उन्होंने विपक्ष में रहते हुए बहुत से उनके दावे किए थे, पर चुनाव सुधार भी नहीं हो पाए थे और जमीनी स्तर पर विपक्षी दलों ने अपनी पार्टी संगठनों को निर्मित करने की असफल कोशिश की और वे नाकाम रहे और इन्हीं सब नाकामियों की वजह से हम देखते हैं कि 1980 में पुनः इंदिरा गांधी चुनाव के माध्यम से केंद्र में सत्ता में वापस आती है। राजनीति 80 के दशक से आगे देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि यद्यपि कि
80 के जस्ट पूर्व कांग्रेस पार्टी की स्थिति लड़खड़ा रही थी, जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन वह भी विशेष कुछ कर नहीं सकी। पुनः उन राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाया इंदिरा गांधी ने और 1980 में इंदिरा गांधी की भारतीय केंद्रीय राजनीति में वापसी हो जाती है। वहीं 80 का दशक भारतीय राज्य राजनीति का बदलते दौर का और परिचायक बना। यहाँ पर हम देखते हैं राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर गठबंधन की राजनीति उसके बाद भी दिखती है। उसके बाद भूमंडलीकरण का वो दौर आता है, नेतृत्व की एक नई पीढ़ी उभरती है, जातीय जातीय पिछड़ा वर्ग जनजाति भाषा आदि से की पहचान की राजनीति होने लगती है। लोग अधिकार की मांग करते हैं, किसानों का आंदोलन बढ़ता है, नॉर्थ ईस्ट की समस्या अलग उभरती है, जम्मू कश्मीर पंजाब में विप्लव होता है, आतंकवादी घटनाएं घटती है और स्वायत्तता का आंदोलन चलता है और कई समूहों ने नव सामाजिक आंदोलन का रूप ले लिया। लोगों को अपने अधिकार की जागृति आ रही थी और हालांकि ये सब घटनाएं राज्य राजनीति के परिणाम स्वरूप उभरती रही थी, लेकिन इसका असर व्यापक तौर पर दिखता है। एक और राज्य राजनीति में इस तरह की आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। वहीं इंदिरा गांधी केंद्रीय स्तर पर अपने पार्टी अपने नेता में जो जिस अभाव को देख रही थी उसे इन्होंने पुनः शुरू करना चाहा, अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को उन्नत बनाना चाहा। गरीबी हटाओ का नारा यद्यपि की नारा रह गया था, लेकिन देश का एक विशाल जनसंख्या बहुत से लोग इसे काफी लोकप्रिय नारे के रूप में देखे, उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े। इस संदर्भ में उन्हें हरिजन आदिवासी का भी सहारा मिला, साथ मिला, अल्पसंख्यकों का भी बहुत साथ मिला। हालांकि जो राजनीतिक विश्लेषक थे वे मान रहे थे उस समय भी कि ऐसी बातें नहीं है कि इंदिरा गांधी सिर्फ लोक लुभावनवादी नारे पर ही जी रही थी। वे उन्होंने एक आयरन लेडी के रूप में दुनिया को दिखा दिया था कि किस तरह देश चलाया जाता है। वो सिर्फ गूंगी गुड़िया नहीं रह गई थी जैसा कि उनके आने के पहले कुछ लोग कहते थे, और उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाना चाहा, विदेशी निवेश को बढ़ावा देना वही शुरू कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें, विश्व बैंक की बात करें, वहीं से उन्होंने उसका व्यवहारिक लाभ लेना स्टार्ट कर दिया गया था। एक तरह से यथार्थवादी नीति को वो अपना रही थी, जो व्यवहार में आवश्यकता उन्हें लग रही थी उन्हें उन्होंने शुरू कर दिया था। और यद्यपि कि इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की दिलचस्पी राजनीति में थी और उन्होंने भी इसे इंदिरा गांधी की नीति को एक तरह से आगे बढ़ाना पसंद किया, और जिस तरह की हालांकि कुछ उनकी नीति रही कि ऐसा लगा कि वो एक द्वंद्व में जी रही हैं, हिंसा का वातावरण बनेगा, इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की जाने लगी थी। 80 के बाद एक तरह से जहाँ देखते हैं कि पिछड़े वर्ग में अपने अधिकारों की मांग के लिए चेतना जगी, उसी तरह दक्षिण भारत में भी क्षेत्रीय राजनीति का वर्चस्व बढ़ने लगता है। उत्तर भारत में बसपा बहुजन समाज पार्टी का उदय होता है, दलितों को लेकर चेतना जगाने का प्रयास किया जाता है। दलित को लेकर बिहार में और उत्तर प्रदेश में जनता दल भी यहाँ पर बिहार में अवतरित होती है, एक तरह से पिछड़े वर्ग को उत्थान को लेकर, और विभिन्न जातियों का बोलबाला बढ़ता है। जाति की राजनीति शुरू होती है, जाति के साथ साथ धर्म की राजनीति शुरू होती है और राज्य राजनीति को एक नया स्वरूप मिलने लगता है। यहाँ पर 1980 के दशक की कुछ घटना को हम देखते हैं तो 1982 के बाद 82-83 की बात करें तो गरीबी हटाओ की इंदिरा गांधी का नारा इन क्षेत्रीय आंदोलन क्षेत्रीय लहर पर कम पड़ रहा था और यह धीरे धीरे गौन होने जा रहा था। आदिवासी हो या अल्पसंख्यक हो,
धीरे धीरे इस नारे से दूर होते चले जा रहे थे, न केवल इस नारे से बल्कि कांग्रेस से भी दूर जाने लगे थे। और यही कारण रहा कि राज्यों से भी उनकी सत्ता धीरे धीरे खिसकते जा रही थी। लेकिन कांग्रेस इंदिरा गांधी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कि राज्य केंद्र हो अथवा राज्य उनकी सरकार, उनकी पार्टी की सरकार जा। और यहाँ पर जो और घटनाएं घटी, भिंडार बाला मामला पंजाब का, वो जानते होंगे। वहां पर अकाली दल उभरा और उसको हराने के लिए, उसको शिकस्त देने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने स्तर से प्रयास किया। उसके बाद हम देखते हैं कि पंजाब में कुछ समय के लिए सिख हिंदू की समस्या भी हो गई, दंगे जैसी भी स्थिति बाद में उसके बाद दिखती है। और पाकिस्तान द्वारा जो प्रेरित आतंकवाद उस समय से शुरू हुआ, वहाँ पर इन्होंने भी एक तरह से एक नया मोड़ दिया। बम्बई में दंगा हो गया, भिवंडी में दंगा हो गया था। फिर देखते हैं कि शिवसेना के साथ दोस्ती हो जाती है। कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, उसे गिरा दी जाती है। आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है और पुलिस को राजनीतिक विरोध करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी पड़ती है। और वहीं पर आप देखते हैं कि इसी सब संदर्भ में फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, जहाँ की उ विरोधी भी एक तरह से कहीं न कहीं उसे आंतरिक शांति व्यवस्था के लिए उन्हें समर्थन देते हैं। और हम यह भी देखते हैं कि न केवल क्षेत्रीय मुद्दे उत्तर प्रदेश, बिहार में उभरते हैं, बल्कि वहाँ पर पंजाब में भी देखते हैं भारतीय किसान यूनियन गठन होता है, महाराष्ट्र में श्वेतकारी संगठन उभरता है, गुजरात में खेतियों समाज, कर्नाटक में कर्नाटक राज्य रैयत संघ। इन सब जगह जो धनी किसान थे, संभ्रांत किसान थे, उन लोगों ने अपनी संगठन बनाकर अपनी बातें रखनी चाहिए व्यापक तौर पर इसे। और वहीं हम यह देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ-साथ उत्तर भारत के साथ-साथ दक्षिण भारत में भी नए-नए संभ्रांत उभरते हैं। हालाँकि 70 के दशक और 80 के दशक के दोनों में राजनीतिक पृष्ठभूमि में अंतर आ जाती है। पहले 70 के दशक में जहाँ हरित क्रांति थी, वहीं भूमि सुधार की बात हुई। राजनीतिक सत्ता में कृषक उत्पादक की भागीदारी बढ़ाने की बात होने लगी। कृषक के अनुकूल, उसके व्यापार के अनुकूल शर्त मनवाने की बात हो रही थी। और उसके बाद बाजार व्यवस्था से यह मुद्दा जुड़ जाने लगा। और जब नव सामाजिक आंदोलन ने पृष्ठभूमि बनाई, उभरा, तो विभिन्न राज्यों में तरह-तरह की माँगें उठने लगी। उसके बाद आरक्षण जैसे मुद्दे ने पूरे न केवल किसी राज्य को, पूरे देश को इसमें हिला कर रख दिया। नए राज्यों के गठन और केंद्र से राज्य को संसाधन इसके बाद दी जाने लगी और केंद्र ने भी समझा कि राज्य की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। थोड़ा-सा ज़िक्र राजीव गांधी के बारे में भी करना यहाँ पर उपयुक्त होगा। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई 84 में, उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति से वे पूर्णतः वाकिफ़ नहीं थे, उनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं थी। लेकिन वंशानुगत राजनीति कहें या पार्टी की निष्ठा कहें, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और राजीव गांधी जन समुदाय की तरक्की के लिए आधुनिकीकरण को अपनाना चाहते थे। वे रूपांतरित राजनीति करना चाहते थे। वे देश के पिछड़ेपन से दूर जाना चाहते थे। और इस संदर्भ में हम देखते हैं कि वे अभिजन समूह जो थे, राजनीतिक पार्टियां थे, उनसे क्षेत्रीय समझौता करके एक तरह से शांति स्थापित करने के साथ-साथ सबको लेकर चलने की नीति अपनाई। हालाँकि राजीव गांधी ने भी इंदिरा गांधी की नीति को पूर्णतः दरकिनार नहीं किया और कई तरह की बातें जिस कठोरता से वे निर्णय लिया करती थी, यहाँ पर राजीव गांधी के शासनकाल में भी वह जारी रही। भारतीय विदेश नीति जो थी, वह उसमें एक क्रांतिकारी बदलाव ऐसा कुछ हुआ, ऐसी कुछ बातें देखने को नहीं मिलती है। ना ही भारतीय राजनीति एकदम से बदल गई। यहाँ पर यह भी देखते हैं कि जम्मू कश्मीर, पंजाब की समस्या उभर रही थी। उसके बाद असम, नॉर्थ ईस्ट, असम, मिज़ोरम में भी सख्ती बरती गई, वहाँ भी उग्रवादी का
आंदोलन बढ़ते जा रहा था। वो शक्ति राजीव गांधी के शासन में भी दिखती है और उसके बाद कई जगह कई एक कारण से दंगे भी हुए और उसी संदर्भ में एक मुद्दे आप देखते हैं सावानो प्रकरण कभी आया, वहां पर भी उस तरह का समुदाय के बीच घृणा द्वेष का वातावरण बना। कई ये कारण थे, राष्ट्रीय एकता पर खतरे जैसे बातें लोगों में भावनात्मक रूप से उभरने लगी और कई तरह की यहाँ पर असहिष्णुता का भी वातावरण कई जगह देखने को मिलती है। हालांकि राजीव गांधी को जो जनता ने सहानुभूति से वोट दी थी, वह अपार वोट दी थी। उनकी माँ की हत्या हुई थी और अपार सहानुभूति से वोट मिला था। इतना वोट मिला था कि उतना वोट जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं मिला था। और हम देखते हैं कि 1989 तक उनकी सरकार चलती है, लेकिन 1989 के बाद उनके ही मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री के रूप में रह चुके विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह ने के नेतृत्व में ही विपक्ष ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और उन्हें पराजित कर दिया। बीपी सिंह के साथ साथ वैसे भी लोग थे जो कांग्रेस से निकाले जा चुके थे या निकल जा चुके थे और यह ठीक 1977 जैसी पुनरावृत्ति हो रही थी। यहाँ पर अंतर यही था कि विपक्ष जो सरकार बनाए रहे थे बीपी सिंह के मंत्रिमंडल, तो उन्हें समर्थन नहीं, पूर्णतः बहुमत नहीं था, अल्पमत की सरकार थी। उसे कम्युनिस्टों का भी साथ चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी का भी साथ चाहिए था और ऐसा ज्यादा दिन उम्मीद नहीं थी चलने वाला और यही हुआ। राजीव गांधी की छवि कभी खराब नहीं हुई, इनकी छवि हमेशा मिस्टर क्लीन जैसी बनी रही और हालांकि बाद में इन पर उनकी मृत्यु के काफी बाद इन पर रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया गया और यहाँ पर अगर बीपी सिंह की छवि देखें तो इनकी छवि ईमानदारी की थी, लेकिन उनका जो जिस विपक्षी की हैसियत से लड़ रहे थे वहां पर उनकी छवि थोड़ी डगमगाने वाली लगी, विशेष करके इस परिप्रेक्ष्य में कि इंदिरा गांधी की ने जब आपातकाल लगाया था तो बीपी सिंह ने उनका समर्थन किया था। तो ऐसे में इनकी छवि थोड़ी मिस्टर क्लीन के सामने कम ही पड़ती थी, यद्यपि कि इन पर भी ईमानदारी का ठप्पा लगता है कि ये भी ईमानदार थे। बीपी सिंह के कार्यकाल में ही मंडल आयोग का पिटारा खुलता है। उसके मंडल और कमंडल में भारतीय राजनीति में काफी तूफान आता है, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में तूफान आता है, कई तरह की उत्पातें बचने लगी, विश्वविद्यालय स्तर पर काफी बसें जलाई जाने लगी और जो हमारे देश में बुद्धिजीवी समुदाय थे वे भी ध्रुवीकृत होने लगे। एक तरह की बेचैनी, एक बड़ा धरा इसे मानने वाला, एक बड़ा धरा इसका विरोध करने वाला। बीपी सिंह के शासनकाल में तो मंडल आयोग आ गया था, लेकिन उन्होंने लागू करने का फैसला कर लिया था, लेकिन इसके पहले अगर बीपी पिछड़ा वर्ग का ये हिमायती बन रहे थे, लेकिन इनकी छवि कहीं न कहीं पिछड़े वर्ग के विरोधी जैसी थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब ये मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी एक इन्होंने दस्यु उन्मूलन अभियान चलाया था, उनमें फर्जी मुठभेड़ जैसी बातें आ गई थी और ऐसा कहा जाता था, ऐसा आरोप लगाया जाता था कि बड़े पैमाने पर यादव युवकों की हत्या की गई थी। चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने इनके खिलाफ तो आंदोलन छेड़ दिया था, यहाँ तक कि एमनेस्टी इंटरनेशनल तक बात पहुंचाई गई थी। बहरहाल लेकिन यहाँ पर बीपी सिंह ने जो कदम उठाए थे ये काफी व्यापक दूरगामी सामाजिक राजनीतिक परिणाम लाने वाले थे और इसकी परिघटना ने कई तरह के नए नए नेता में भी उभार लाया। हम देखते हैं कि बिहार में इसके बाद लालू प्रसाद यादव की उभरते हैं, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव उभरते हैं, मायावती उत्तर प्रदेश में ही उभरती है दलित को लेकर, विशेष करके वहां पर वे दलित पिछड़ी मुसलमानों के एक गठजोड़ के रूप में ये लोग आगे आते हैं। एक तरह से सांप्रदायिकता और हिंदुत्ववादी राजनीति दोनों में टक्कर जैसी स्थिति व्यापक रूप में बनती दिखती है। राज्य राजनीति 80 के दशक के आगे अगर हम भूमंडलीकरण के दौर में देखें तो भूमंडलीकरण के समय 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक था यह और यहाँ पर भी राज्य राजनीति एक नया मोड़ लेती है, क्यों कि भूमंडलीकरण ने केंद्र की स्थिति को कमजोर कर दिया
और कहीं न कहीं राज्य को पूर्व की अपेक्षा ज़्यादा योग्य बना दिया कि वे भी राष्ट्रीय राज्य राजनीति के साथ-साथ स्वयं भी स्वतंत्र रूप में दक्ष बन सके, अपने को उस अनुकूल पा सके। और विशेष करके एफडीआई सीधा निवेश, विदेशी सीधा निवेश की जब बात आई तो सभी राज्यों पर इन्होंने एक समान प्रभाव नहीं डाला। क्यों? कि जो राज्य इसमें कूदे वही इससे लाभान्वित भी हुए, अन्यथा भूमंडलीकरण का लाभ सभी कोई नहीं ले पाए, कुछ पिछड़ गए, कुछ लाभ लिए। और निवेश का सहारा उदारीकरण के जो राज्य अपनाए उनमें कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ी, इससे लाभ मिला। हालाँकि कुछ विद्वान कहते हैं कि इससे राज्य में बेमेल पैदा हुआ, कि ज़्यादा विकास हुआ, कहीं नहीं हुआ। लेकिन यह भी सही है, कुछ राज्य उन्नत हो गए, उन्नत नहीं बल्कि अधिक उन्नत हो गए, और कुछ राज्य पिछड़ गए, खाई दोनों में भर गई। भूमंडलीकरण का जिसने लाभ लिया वो आगे बढ़े, जिसने नहीं लिया वे पीछे चले गए। लॉरेंस सेज ने एक पुस्तक लिखा है कि फेडरलिज्म विदाउट ए सेंटर। उसमें कहा गया है कि भूमंडलीकरण ने भारत में राज्यों को इस योग्य बना दिया कि वे अपनी कार्यसूचियों का अनुसरण करने के लिए स्वतंत्र सत्ता के रूप में काम कर सके। और यह सीधे तौर पर सौदेबाजी करता है अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं से। आप देखते हैं कि राज्य सरकार भी सीधे विश्व बैंक से कर्ज लेती है, विभिन्न एजेंसियों से समझौते करती है। यह अलग बात है, केंद्र सरकार की सहमति होती है, स्वीकृति होती है, लेकिन राज्य की भी भूमिका बढ़ जाती है कि वे कहां तक अपने आप को रिस्क ले सकते हैं, अपने आप को कहां तक ढाल सकते हैं। और भूमंडलीकरण के पूर्व की स्थिति देखें तो वहां पर ऐसी बातें नहीं थी। भूमंडलीकरण ने अंतर सरकारी संस्थानों के प्रबंधन में भी बदलाव लाया है। और वहीं लॉरेंस सेज कहते हैं कि अंतर सरकारी सहयोग ने अंतर आधिकारिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है। और इस भूमंडलीकरण के बाद राज्य राजनीति में दलीय प्रणाली तक में बदलाव दिखा है, और अधिकांश राज्य में दो से अधिक पार्टी मुख्य रूप से उभरी है। क्षेत्रीय दल में भी उनका वर्चस्व बढ़ा है। अब बिहार का उदाहरण देख सकते हैं, जहां राष्ट्रीय जनता दल उभरी और सत्ता में आती है। पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा अपवाद हुआ जहां की वाम मोर्चा सरकार लगातार अनवरत 25 साल तक सरकार में कार्यरत रही। और कहीं न कहीं यह समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर सत्ता संभालने में भी वाम मोर्चा सफल हुई। और वहीं हम यह भी देखते हैं कुछ पार्टियां चुनाव के पहले तो कुछ चुनाव के बाद गठबंधन करती है। और हम देखते हैं उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, या हर जगह ऐसी बातें दिखती है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी किस तरह उभरी, समाजवादी पार्टी किस तरह उभरी। यह अलग बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है और एक छत्र जैसी सरकार है, एक अपार बहुमत के साथ आई सरकार है। वहीं अब पंजाब में देख सकते हैं कि किस तरह अकाली दल सत्ता में आई थी। वहीं वर्तमान में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। उड़ीसा में देखते हैं कि बीजू जनता दल का किस तरह उभार आया। दक्षिण में तेलुगु देशम पार्टी की बात करें, अन्नाद्रमुक पार्टी की बात करें, तो कहीं न कहीं पश्चिम यहाँ महाराष्ट्र में शिवसेना की बात करें तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की अधिकता दिखती है। नए उभार जब पिछड़े वर्गों का आया, दलितों का आया, तो चुनावी समीकरण भी बदलते चले गए। यह बात है कि विचारधारा के स्तर पर समानता हो न हो, लेकिन सत्ता में भागीदारी के लिए स्वार्थ में समझौता करते हैं भिन्न राजनीतिक दलों से। और आज की तारीख की स्थिति यह है कि राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में कोई एक शक्ति ही राजनीति पर हावी हो जाए, ऐसी बातें नहीं है। इसीलिए तमाम विरोधाभास, तमाम विरोधी भावनाओं के बावजूद भी गठबंधन की राजनीति होती है। अब देखते हैं हम लोग विप्लव तथा राज्य राजनीति। विप्लव, इंसर्जेंसी, विद्रोह, बगावत अनेक राज्यों में होती रही है, और हम नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व भारत में देखते हैं ये ज्यादा दिखती है। जम्मू कश्मीर में आपको ये दिखती है, पंजाब में दिखती है, और
कई बार यह आत्म निर्णयन आंदोलन से भी जुड़े हुए दिखते हैं। वहीं ऐसे आंदोलन, ऐसी घटनाएं राज्य की राजनीति को प्रभावित करने के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। और यह विप्लव संबंधी समस्याएं विकास के लिए, अंतर निर्जातीय संबंध के लिए, स्वायत्तता के लिए जुड़ी हुई होती है। और यह विप्लवी आंदोलन राष्ट्र राज्य का हवाला देकर के किया जाता है, वह या राष्ट्र राज्य के खिलाफ निर्देशित होते रहता है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि निर्जातीय उपद्रव निर्जातीय समूहों के बीच संघर्ष को जन्म देता है। और यह समस्या भी भारत के लिए कोई समस्या नई नहीं है। और हम देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद भारत ने कई एक समस्याओं का सामना किया। उस समय ऐसा लग रहा था कि अखंड भारत को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, विशेष करके विशाल विविधता को देखते हुए। वहीं उत्तर पूर्व में भारत में नागा विद्रोह, मिजो विद्रोह आप देखते हैं। वहां पर जम्मू कश्मीर में जनमत मोर्चा आंदोलन चलता है। दक्षिण भारत में तमिल भाषी जनता के जो है एक अलग संप्रभु राज्य की ही मांग करने लगते हैं। और ऐसी भावनाएं 80 के दशक में बाद पुनः उभरती दिखती है। पंजाब में आप देखते हैं खालिस्तान की बातें दिखते हैं। और 70 के दशक तक राज्य स्तरीय नेताओं ने भी ये इसमें घी डालना शुरू कर दिया था। जो प्रमुख राजनीतिक दल थे उनके लिए यह एक प्रमुख चुनौती के रूप में आई। राष्ट्र निर्माण एक और जरूरी था, एक और कुछ लोग इसे राष्ट्र के लिए आवश्यक मानते थे। वहीं अखंडित भारत को खंडित करने की दिशा में भी कुप्रयास जारी था। विरोधी विपक्षी दुश्मन देशों का भी इन्हें समय समय पर सहायता मिलते रहा है। स्वायत्तता आंदोलन चलाई जाने लगी। बाहरी व्यक्तियों के विरुद्ध आंदोलन आप देखते हैं। और कई बार स्वायत्तता आत्मनिर्णयन की मांग करते हैं। आप उत्तर भारत से अधिक इधर भी देख सकते हैं। आप देखते हैं उल्फा आंदोलन असम में आप देखते होंगे, असम संयुक्त मुक्ति मोर्चा, बोडो और कार्बी का आंदोलन देखते हैं। कार्बी का असम में असम दल संघ आंसू का आंसू आंदोलन के भीतर ही पुनः एक समूह अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगा, तो उन्होंने फिर आंदोलन किया। तो इस तरह भारत के संघ के भीतर संप्रभुता की मांग के लिए, स्वायत्तता की मांग के लिए वे लोग अपने अपने आंदोलन, पृथक आंदोलन का सहारा लेते रहे हैं। भारत में यह कोई नई बात नहीं रही है।